अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। तो अभी मैं हूँ अमेरिका में, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मैं बता दूं कि मैं यहाँ अमेरिका के बारे में वीडियो बनाते रहता हूँ, पासपोर्ट, वीज़ा, यहाँ जॉब और जंगल, पहाड़, नदियाँ के बारे में। तो आज की वीडियो में वैसे तो स्टूडेंट के रूप में आप यहाँ कई तरीके से पढ़ने के लिए आ सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे F1 वीज़ा के बारे में। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन वीडियो को आखिरी तक देखना। और इसमें जो जानकारियाँ हम दे रहे हैं वो यहाँ के जो स्टूडेंट पढ़ने आए हैं अमेरिका, उनसे बात करके ये सब जानकारियाँ दे रहे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जो अमेरिका आना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जैसे उसने कॉलेज ख़त्म किया है अभी, तो उनको क्या तैयारी करना पड़ेगा और क्या स्टेप्स हैं जो उनको मतलब समझना पड़ेगा? तो जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ और विचार में आया कि जाना है बाहर पढ़ाई करने के लिए, तो खूब सारी स्टेप्स है। बट अगर हाई लेवल देखें तो पहला तो ये है कि देखना है कि कौन सा कोर्स करना है, फिर वो रिसर्च, ये कोर्सेज कौन से कॉलेज में, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में उपलब्ध हैं, राइट। अगर यूएस में आना है जैसे, तो कौन सी यूएस यूनिवर्सिटीज़ ये कोर्सेज ना ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। वो रिसर्च कर लिया, मालूम पड़ गया ठीक है ये यूनिवर्सिटीज़ अच्छी लग रही हैं। उसके बाद दूसरा एक मेजर स्टेप ये है कि एक काउंसलर से बात करना चालू कर दो, जहाँ पे भी हो। काउंसलर से बात करना चालू करो कि मेरा दिलचस्पी है बाहर जाने में, ये मैंने पढ़ा है अंडरग्रेड में और मुझे उसके हिसाब से ये करना है। फिर वो गाइड करता है कि उसके पास भी रहता है काफ़ी नॉलेज कि ये यहाँ या यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये ऐसी कोर्सेज ऑफर करती हैं, या यहाँ ऐसे स्कॉलरशिप्स उपलब्ध हैं। तो वो फिर तुम्हारे दिलचस्पी के हिसाब से, तुम्हारे अंडरग्रेड में कितना आया उसके हिसाब से तुम्हें गाइड करेंगे। तीसरा मेजर स्टेप है कि सिर्फ अंडरग्रेड का कोर्सेज नहीं, दूसरे 2 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। GRE अंडरग्रेड का मतलब क्या होता है? हाँ, बैचलर्स, सॉरी, हाँ बैचलर्स करके, जो बैचलर्स का सिर्फ कोर्स के बाद 2 और देने पड़ते हैं एग्ज़ाम, जिसको GRE TOEFL बोलते हैं। वो हर किसी को देना पड़ता है जो आना चाहता है बाहर पढ़ने। वो किस लिए होता है कि TOEFL होता है कि ये जानने के लिए कि तुम्हें अच्छा खासा इंग्लिश आता है, कि तुम अगर यहाँ पे आओगे, तुम यहाँ पढ़ोगे यहाँ के कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो तुम लोग बातचीत कर पा रहे हो, तुम समझ पा रहे हो कि जो है यहाँ पे जो टीचर्स लोग, प्रोफेसर लोग पढ़ा रहे हैं, तो नॉर्मल इंग्लिश आना चाहिए अच्छा खासा। GRE को बोलते हैं एक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें देखते कि मैथमेटिकल नॉलेज कैसा है किसी का, जस्ट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो रहता है। तो वो दोनों का स्कोर जब एक बार आ गया ना, वो भी फिर कंसिडर होता है जब एप्लीकेशन जाता है बाहर के कॉलेजेस में, ठीक है। तो पहला थोड़ा रिसर्च कर लिया कौन सा कोर्सेज करना है, काउंसलर से बात कर ली थोड़ा गाइडेंस के लिए, एग्ज़ाम दोनों दे दिए GRE TOEFL। उसके बाद दूसरा एक चौथा मेजर स्टेप है एप्लीकेशन बनाना पड़ता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं बाहर के कॉलेजेस को बेचने के लिए। तो ये 4 चीज़ें जब हो गई, उसके बाद फिर थोड़ा रहता है कि अभी हाँ यू आर वेटिंग कि कॉलेज तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट भेजे, जिसको तुम इस्तेमाल करके देन फिर तुम अप्लाई कर सकते हो फॉर F1 वीज़ा। F1 वीज़ा जो है स्टूडेंट वीज़ा, जो लगता है टू कम अब्रॉड एज ए स्टूडेंट एंड स्टे हियर। और एक चीज़ मैं भूल गया, इन सब के दौरान ये भी दिखाना पड़ता है कि तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा है टू नॉट ओनली कवर द ट्यूशन जो कोर्स करना है, बट उससे थोड़ा ज़्यादा कि ट्यूशन भी पे कर सकते हो, यहाँ पे खाने पीने भी आराम से तुम्हारा चल जाएगा। और ऐसा भी होता है कि अगर तुम्हारा कोर्स भी ख़त्म हो गया, अगर तुम्हें काफ़ी थोड़ा तो जॉब नहीं मिल रहा, तो तुम्हारे पास पैसा है, तुम यहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे। तो धीरज ठीक है, जैसा कि तुमने कहा, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट जो है वो इंडिया में अपने सारे जो एग्ज़ाम्स है उसने वो पास कर लिया, ठीक है, TOEFL का या GRE का, और उसके पास पैसा, उसने सबूत दिखा दिया कि उसके पास इतने पैसे का सोर्स है, तो वो यूनिवर्सिटी को कैसे चुनता है कि कौन सा यूनिवर्सिटी उसको जाना है, कैसे चुनाव करता है कि यह यूनिवर्सिटी उसके लिए अच्छा होगा, और उसका एप्लीकेशन में कितना फ़ीस लगता है और कितना वक्त लगता है उनके रिस्पांस देने में, और क्या प्रोसीजर रहता है उसका?
तो ये अगर किसी काउंसलर के साथ बात हो रही है ना, तो उससे सब पता रहता है कि ये मान लो काउंसलर नहीं है किसी के पास, काउंसलर नहीं है ना, तो फिर ऑनलाइन रिसर्च से बहुत मालूम पड़ता है। एक चीज़ है ऑनलाइन रिसर्च, दूसरा चीज़ है कि वहाँ पे अगर कोई लोग पहले गए हैं जिसको जानते हो किसी के थ्रू, तो उनसे बात करो। अगर नहीं जानते हो तो स्टिल यू कैन ऑल्सो इन अ वे रीच आउट। लाइक पहले, ये तो बहुत ज़माने पहले तो होता रहा कि फोरम्स रहते थे कि वहाँ पे लोग यहाँ पे जो आए हैं वो उनसे लोग जो इंडिया में बात कर पाए फोरम के थ्रू कि यार तुम वहाँ पे हो, हमें बताओ कैसा है कॉलेज, कैसा है कोर्स, कैसे प्रोफेसर्स हैं, कैसे एप्लीकेशन है, क्या मैं करूँ। तो क्या उनके सीधे डायरेक्ट वेबसाइट में जाकर ये बात पता की जा सकता है और एप्लीकेशन वहाँ मिल सकता है? बिल्कुल हाँ, तुम वेबसाइट पे जा सकते हो, उनका कॉन्टेक्ट अस पक्का सेक्शन रहेगा, वहाँ पे फ़ोन नंबर भी रहेगा, जो इंडिया से इंटरनेशनल होगा कॉल कर सकते हो, या यू कैन सेंड एन ईमेल ऑल्सो। तो कोई भी आम व्यक्ति सीधा उस वेबसाइट में जाकर फॉर्म को भर सकता है, उसका फीस उसी वक्त देना पड़ता है? यस, जब तुम एप्लीकेशन भरोगे, जब तुम एप्लीकेशन सबमिट करोगे, वो टाइम पे फीस भी भरना पड़ता है। कितना फीस रहता होगा तकरीबन? तो करीबन समझ लो 50 से $100 के बीच काफ़ी कॉलेजेस कवर हो जाते हैं, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में थोड़ा 100 से ज़्यादा भी रहता है, डिपेंड करता है कैसे यूनिवर्सिटी। अगर तो एवरेज $100 मान के चलो, 100 पकड़ लो, तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपया। राइट। तो उसके वो एप्लीकेशन का जो नतीजा है वो कितना वक्त लेते हैं वो लोग एप्लीकेशन को रिव्यू करने में? मान लो सारे डॉक्यूमेंट्स तुमने जमा कर दिए हैं, तो कितना वक्त लगता है? करीबन 1-1.5 महीना लग जाएगा उनको रिव्यू करने में। एप्लीकेशन इतना सारा उनके पास ये रहता है, तुम्हारा बैचलर्स का इतना इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन और वो सब कंफर्म करने में, राइट, तो रिव्यू करने में वो इतना टाइम, तो इतना वक्त लग जाएगा। तो एक बार अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जब आपको एक्सेप्टेंस मिल जाता है, जब आपका एप्लीकेशन स्वीकार कर लिया जाता है और ये पता चल जाता है कि आपका एडमिशन वहाँ होने वाला है, तो आपको एक कंफर्मेशन लेटर भेजा जाता है, आपके ईमेल के द्वारा कंफर्मेशन भी मिलता है आपको। उसके बाद यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है आपको एक फॉर्म भेजती है, उसको बोलते हैं I-20, जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन होता है कि आपका प्रोग्राम कितने समय का होगा, कितना फ़ीस होगा, क्योंकि आपने एप्लीकेशन में वो सब सबमिट किया होता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स और जो बैंक अकाउंट है आपके पास कितना पैसा है वो सब दिखाने के लिए। तो एप्लीकेशन जब एक्सेप्ट हो जाता है यहाँ की यूनिवर्सिटी में, तो वो आपको I-20 भेजते हैं, उसको आपको भरना पड़ता है और उसी वक्त आपको एक और फीस लगता है, उसको बोलते हैं सेविस फीस, जिसका कॉस्ट है $350, जो कि तकरीबन 25,000 रुपये का है। तो वीज़ा का फॉर्म भरने से पहले I-20 भरने के समय उसको भी भरना पड़ता है, तो ये फीस भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट आते हैं, मान लो एक बार तुम यहाँ पर आ गए, तो क्या तुम अगर स्टूडेंट हो तो क्या तुम काम कर सकते हो, और कर सकते हो तो कितना काम कर सकते हो? क्या तुम अलाउड हो लीगली यहाँ पर काम करने के लिए? तो अगर तुम विद्यार्थी बन के यहाँ पे आते हो तो तुम काम कर सकते हो, बट उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि जो तुम वीज़ा पे आते हो, जिसे F1 वीज़ा बोलते हैं, वो अलग है वर्क वीज़ा से, जो H1B वीज़ा रहता है। तो तुम कुछ भी काम नहीं कर सकते, तुम सिर्फ यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही काम कर सकते हो, वो भी अप्रूव होना चाहिए बाय यूनिवर्सिटी, और कुछ स्पेसिफिक तरह के ही काम रहते हैं। तो कितना पैसा मिलता है? क्या इतना पैसा मिलता है जिससे तुम्हारा खर्चा चल सके, या पॉकेट खर्चा, या स्कूल का फीस दे सको? कितना पैसा मिलता है? हाँ, तो जो भी तुम जहाँ भी जाओगे बाहर, जो शहर में हो, जो स्टेट में, उसके हिसाब से जो मिनिमम पे का रहता है वो मिल जाता है। जैसे अभी आजकल $8 से $10 है कहीं कहीं पे, ये शहर में, किसी शहर में $12 रहता है, तो वो तुम्हें मिल जाएगा किसी ऑन कैंपस जॉब में भी। वो तुम्हें 20 घंटा मिलता है काम करने को, अप्रूव होता है इन मोस्ट केसेस। तो तुम एक हफ्ते में 20 घंटा काम कर रहे हो, $10 से $12 एक घंटे का, तो तुम्हारा खाने पीने का और तुम्हारे जो रेंट है उसका खर्चा निकल जाता है। तो धीरज, अगर किसी को स्टूडेंट अब यहाँ पढ़ने आने के लिए स्टूडेंट लोन चाहिए, स्टूडेंट लोन आसानी से मिलता नहीं है और इतना खर्चा होता है, तो स्टूडेंट लोन कैसे मिल सकता है किसी भी स्टूडेंट को? उसके क्या प्रोसीजर हैं और उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है? यूनिवर्सिटी क्या मांगता है? कितना पैसा तुम्हारे खाते में हो या नहीं हो, उसके बारे में थोड़ा बताओ। हाँ, तो जब स्टूडेंट लोन के लिए अप्लाई करना आता है स्टेप, तभी आई थिंक एक चीज़ मदद करता है कि अगर कोई को स्पॉन्सर है, कोई भी पहचान का है, जो रिलेटिव है, जो कहता है कि जी मेरा अच्छा जैसे कोई बिज़नेस है, मैं इतना अच्छा कमाता हूँ, मेरे साल का इतना कमाई है, मैं इसे स्पॉन्सर करूँगा, तो उस फिर ना वो मिलना ईजी हो जाता है कि बैंक को भरोसा है कि ये को स्पॉन्सर है। क्या ज़मीन का, मान लो किसी के पास ज़मीन है, क्या उसके आधार पर लोन लिया जा सकता है? बिल्कुल,
शहरों में तो ऐसा होता है कि लोग अपने घर को रखते हैं, उसके कागजात रखते हैं बैंक के साथ कि तुम हमें लोन दे दो, फिर जब लोन क्लियर हो जाएगा तब हम कागजात वापस ले लेंगे। तो वो ज़मीन के साथ भी हो सकता है। फिर तुम्हें कब तक वहाँ का पैसा वापस देना होता है, कितना समय होता है स्टूडेंट लोन को वापस देने का? वो तुम्हें एक वक्त देते हैं काफ़ी कि जितना कोर्स रहता है, अगर 2 साल का है तुम्हारा कोर्स बाहर जाने का, वो 2 साल पकड़ के उसके बाद बोलेंगे आप 2 साल और ले लो कि आप ठीक है आप कमाना चालू करोगे, आप पे करना चालू करोगे, तब आपका इंस्टॉलमेंट चालू करेंगे ऐसा। तो क्या वो जो स्टूडेंट लोन देते हैं वो क्या वो सिर्फ ट्यूशन फीस रहता है पढ़ने का, या वो खाने पीने का खर्च भी वो लोग इसमें इंक्लूड करके देते हैं? इंक्लूड कर सकते हो जिस तरह का लोन चाहिए। अगर वो किसी को सिर्फ ऐसा है कि हाँ भाई खाने पीने का हमें खुद निकालना है, बाकी का लोन लेना है, तो वो भी ले सकते हो। अगर इंक्लूड करना है तो इंक्लूड भी कर सकते हो। तो अगर आप छोटे शहर से हैं या छोटे कस्बे से हैं तो आपके समझ के लिए धीरज ने जितनी बातें की है उसको मैं एक समरी के तौर पर उसका कंक्लूजन बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे मतलब आपको करना क्या पड़ेगा, स्टेप्स क्या होंगे, हालांकि ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन ये है नहीं। अगर आप एक फ़्लो में करेंगे तो फिर चीज़ें होती जाएंगी। तो जैसे ही आपने कॉलेज ख़त्म किया तो अगर आप अमेरिका पढ़ने आना चाहते हैं तो आपके दिमाग में आया कि मुझे करना क्या है, तो उसको 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो या तो आपके शहर में कोई काउंसलर है तो वहाँ जाके आप पूछ सकते हो, उनके पास सारी जानकारी होती है, वो बताएंगे कि कैसे एप्लीकेशन भरना है, कौन सा एग्ज़ाम लेना है, क्या करना है। अगर नहीं है वो आपके शहर में तो आप ऑनलाइन ये सब रिसर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं या बहुत सारे जानकारियाँ अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले आप बाहर पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे ही कॉलेज ख़त्म किया तो आप इन 2 परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, रिगार्डलेस कि आपको एडमिशन मिलता है या नहीं मिलता है। वो 2 परीक्षा है, एक है टोफेल, एक है GRE, ठीक है। टोफेल जो है वो बेसिक अंग्रेज़ी के लिए है, वो आपको लगेगा ही लगेगा और वो 2-3 साल के लिए शायद वैलिड रहता है और उसका फ़ीस जो है तकरीबन $180 लगता है, तो मान के चलो कि $10,000 रुपये। और फिर GRE का फ़ीस जो है तकरीबन $200, तो मान के चलो $15,000 रुपये। तो इतना पैसा आप सेव कर लो, ये एग्ज़ाम दिला लो और उसके लिए जम के पढ़ाई करना शुरू कर दो। उसके मटेरियल के बारे में हम अगला वीडियो बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम एक आइडिया दे रहे हैं आपको कि क्या करना पड़ता है। तो आपने वो एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। इधर कॉलेज, अमेरिका के कॉलेज की जिस कॉलेज जो विषय आप पढ़ना चाहते हैं उस विषय से संबंधित कॉलेज को रिसर्च कीजिए, वहाँ आप एप्लीकेशन दीजिए और कॉलेज में एप्लीकेशन देने के लिए आपको बैंक डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है और कि आपके पास पर्याप्त पैसा है, बहुत एक्सपेंसिव रहता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास पैसे का डॉक्यूमेंट हो और वो आप बैंक से लोन ले सकते हैं। लगभग हर एक स्टूडेंट जो है वो लोन लेता ही है, तो आप उसके बारे में मत सोचिए कि आपको लोन नहीं मिलेगा, लोन मिल जाएगा। तो आप वो सब जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिखाते हैं अमेरिका की यूनिवर्सिटी को, तो अमेरिका की यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट कर लेती है कि भाई मैं आपको दे रहा हूँ, आप पढ़ने आ सकते हो, आपने सब डॉक्यूमेंट्स दे दिया है। तो वो डॉक्यूमेंट्स के लिए भी आप काउंसलर का मदद ले सकते हैं अगर आपको समझ ना आए तो एक बार जब ये लोग एक्सेप्टेंस दे देते हैं तो वो आपको I-20 जो फॉर्म है वो देते हैं, ठीक है, कि तुम आप यहाँ आ सकते हो। उसी वक्त आपको अनदर फीस, जो सर्विस फीस है वो भरना पड़ता है $350, मतलब $25,000 रुपये। तो आप ये हिसाब लगा लो कितना खर्चा आएगा। तकरीबन आप मान के चलो कि आप 1.5 लाख से 2 लाख रुपया आप इन सब चीज़ खर्चों के लिए मान के चलो कि इतना रख ही लो। और फिर आपको जब ये मिल गया अप्रूवल तो आपको अब वीज़ा चाहिए। फिर वीज़ा के लिए जो प्रोसीजर है वो मैंने पहले वीडियो में भी बनाया था, लेकिन फिर से बता दूं कि आपको DS-160 फॉर्म भरना पड़ता है, जो कि एक तरीके का परिचय पत्र टाइप का है। उसमें सारे डिटेल्स होते हैं। फिर आपको, और वो जो DS-160 है वो जो अमेरिकन जो काउंसलेट है उनके ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, वहाँ डाउनलोड करके भर सकते हो। और फिर वीज़ा का जो प्रोसीजर होता है, आपको इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, वो सब करना पड़ता है। और एक बार जब आपको पूरा सब चीज़ हो गया फिर आप अमेरिका आ सकते हैं। लेकिन ये सब के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो आपको अंग्रेज़ी आना अनिवार्य है और नहीं आता तो आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, आ जाएगा, सब कुछ सीख सकते हैं। इंडिया में जो भी स्टूडेंट है वो, अगर चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या किसी भी मीडियम के, आप अंग्रेज़ी सीख सकते हैं। तो हमने इतनी सारी जो बातें साझा की है, जो भी बातें हमने बताई है, इन सब के बीच बात ये भी है कि हो सकता है कि तुम फेल हो जाओ, पहली बार में तुम्हारा रिजेक्शन हो जाए, लेकिन उन सब से तुम हताश मत होना, तुम घबराना मत, तुम कोशिश करते रहना, तुम फिर से दिलाओ। और जो भी मटेरियल या जो भी चीज़ के लिए जिसमें तुम्हें कमी हो रही है उसके लिए हेल्प ढूंढो कि कहाँ से तुम्हें ये हेल्प मिल सकता है। जैसे खुद धीरज जब यहाँ रह रहा है सालों से, अभी तो वो मतलब यहाँ नौकरी करता है, अच्छा नौकरी है इसके पास, तो ये सब तुम भी कर सकते हो। कैसे धीरज? बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, जैसे मनोज तुमने कहा कि थोड़ा प्रोसेस थोड़ा लंबा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उसमें डिस्करेज होने की कुछ बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के साथ होती है। मैं जानता हूँ लोगों जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया पहली बार, उन्होंने फिर से अप्लाई किया, दूसरी बार अप्लाई करने पे एक्सेप्ट हो गया। तो मुश्किलें तो आती रहेंगी, बट अगर एक चीज़ ध्यान में है कि
व्हाट इज़ ऑन द अदर साइड, कि एक बार प्रोसेस ख़त्म हो गया तो क्या है तुम्हें, लाइक तुम्हें वहाँ जाने मिलेगा जहाँ तुम्हें जाना है, वहाँ तुम्हें कुछ पढ़ने मिलेगा, कुछ सीखने मिलेगा, तो क्या करना है और उसे क्यों करना है वो अगर ध्यान में है ना, तो जो भी कठिनाई आएंगी ना आप उनसे निकल जाएंगे। तो क्या जो भी आप गरीब हो या जो भी हो, जैसे भी हो, आप भी वो कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी मुश्किलात तो हर जगह है ना, लेकिन अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय है तो आप ये कर सकते हैं। बाकी आगे भी इस तरीके के जानकारी से संबंधित वीडियो, वीज़ा या स्टूडेंट, खासकर जो छोटे गांव कस्बे से हैं, उनके जानकारी के लिए हम इस तरीके का वीडियो बनाते रहेंगे। तो आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जरूर जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया, जोहार।